हेलो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। आपको पता है कि यूजुअली हम एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया लेते हैं, दैट इज इकोलाई, और जो रेप्लिकेशन मैं समझाऊंगी वो भी इकोलाई का ही रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन किसी भी रैंडम जगह से शुरू नहीं होता कि यहां से शुरू हो गया वहां से, नहीं। रेप्लिकेशन पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर रीजन से स्टार्ट होता है और हम उसको ओराई साइट बुलाते हैं। ये देखो, ये इकोलाई का डीएनए है, बहुत छोटू सा सर्कुलर डीएनए होता है और यहाँ पे रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक स्पेसिफिक जगह है जिसको हम ओराई या ओरिजिन साइट बुलाते हैं। तो यहां से रेप्लिकेशन इधर इधर होगा और यहां जाके कंप्लीट हो जाएगा। सो रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर जगह से शुरू होता है, उसको हम ओराई या ओरिजिन साइट के नाम से जानते हैं। रेप्लिकेशन रैंडमली किसी जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब ये तो नन्हा सा छोटा सा बैक्टीरिया का डीएनए है, तो एक ओराई साइट काफी था। लेकिन अगर आप हमारा केस लेंगे, यूकैरियोट्स का केस लेंगे, तो आप देखोगे डीएनए बहुत लंबा होता है और लीनियर होता है। यहां एक ओराई से बात बन गई, यहां पे मल्टीपल ओराई साइट रिक्वायर्ड होंगे, बहुत सारे ओरिजिन साइट होंगे। सो पहला बेसिक डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ओराई साइट की जरूरत होती है और यूकैरियोट्स का डीएनए क्योंकि लंबा है इसलिए मल्टीपल ओराई साइट्स की जरूरत होती है। और ये जो ओरिजिन साइट होती है, आपको यहां पे याद करना है कि ओरिजिन साइट ए टी रिच रीजन्स हैं। ये डीएनए के कंपैरेटिवली थोड़े से वीकर एरियाज होते हैं जहां से डीएनए आराम से खुल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वहां से डीएनए खोलना मुश्किल हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, सो इजीली तोड़ के हम डीएनए को ओपन कर सकते हैं। अब बच्चे यहां पे रट्टा नहीं लगाना है ना, याद करना है। और ये बेसिकली है क्या, याद तो कर लिया हमने, एक इधर बनता है, बड़े सारे इधर बनते हैं। और आई की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें और आई के अंदर से कंपोनेंट देखने पड़ेंगे और इस डायग्राम में वो आपको क्लियरली दिखेगा। और आई बेसिकली है क्या बेटे, ये वो जगह होती है जहां एक बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ती है और बिल्कुल उसके पास डीएनए खुल जाता है। यहां पे बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ेगा और उसके बिल्कुल एडजेसेंट डीएनए खुल जाएगा। यहां पे इनिशिएटर बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ेगा और यहां से बिल्कुल एडजेसेंट डीएनए खुल जाएगा। ये होता है दोनों को मिला के हम इसको बुलाते हैं ओरिजिन साइट और इट इज कॉल्ड ओराई साइट। फिर एक माइंड में क्वेश्चन आता है, भाई डीएनए को खोलना क्यों है? क्या रेप्लिकेशन खुले बिना नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। डीएनए का कोई भी काम करने के लिए हमें उसको खोलना पड़ता है बच्चे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से इंटेंगल्ड है। डीएनए को ओपन अप करना पड़ता है। सो ये वही जगह है जहां पे एक बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ा और बिल्कुल एडजेसेंट डीएनए खुल गया। हम इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के ही बोलते हैं ओराई साइट। और डीएनए खुल गया, इसका मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे, यहां से डीएनए खुल गया लेकिन फर्दर खोलने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक दूसरा एंजाइम उठाएगा। वो कहेगा अब आगे मैं इसको ओपन अप करता हूं, आगे की जिम्मेदारी मेरी है। और उस एंजाइम को बच्चे हम बुलाते हैं हेलिकेसिस। हम इस एंजाइम को बुलाते हैं हेलिकेसिस। तो यहां से डीएनए खुलेगा और फर्दर ओपन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस एंजाइम की होगी, दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेसिस, राइट। अब ध्यान से इस स्लाइड को देखना, बढ़िया वाली डायग्राम है। अब इसके बाद एनसीईआरटी आराम से याद हो जाएगी आपको। ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो क्लोजली। मैंने बोला यहां से बच्चे डीएनए खुलेगा, ये हो गई बच्चे ओराई साइट और ये लो खुल गया डीएनए, है ना, खुल गया ना। अब जब डीएनए खुलेगा तो एक बबल बनेगा, हम इसको रेप्लिकेशन बबल बुलाते हैं। ओराई से डीएनए
खुला और एक बबल बनेगा जिसको हम रेप्लिकेशन बबल बुलाते हैं। ये रेप्लिकेशन बबल में आप पहले दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी एक बार चेक कर लो। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 और दूसरे की 5 to 3। सो डीएनए खुला, रेप्लिकेशन बबल बन गया। अब देखो, पढ़ते हैं ना हम कि डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। भैया है क्या बाई डायरेक्शनल? तो सीखना। सपोज कर लो मैं और आई साइट हूं और यहां से डीएनए खुला। अब रेप्लिकेशन बच्चे इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगा और इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगा। जहां से डीएनए खुला वहां से रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। इसी को बुलाते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब चाहे हम हो या बैक्टीरिया, रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। सो ये एरो समझ में आ गए? यहां से डीएनए खुला, रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये होती है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। समझ गए? यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन की हमें चिंता नहीं करनी क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया या किसी किसी वायरस में होता है। सो वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का या यूकैरियोट्स का। तो रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी जाएगा। आई होप आपने याद कर लिया। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन बुलाते हैं इसको। और जिस तरीके से रेप्लिकेशन इस तरफ होगा वही तरीके से इस तरफ भी होगा। मतलब एक तरफ समझ लेंगे, दूसरी तरफ हम खुद अप्लाई कर लेंगे। डन? अब इस रेप्लिकेशन बबल में काम कैसे चलेगा, काम कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए बेटे हमें इस रेप्लिकेशन बबल की ना जो अलाइनमेंट है उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने रेप्लिकेशन बबल की अलाइनमेंट को ठीक कर दिया। ये अलाइनमेंट थोड़ी सी बेटर हो गई है। अब मुझे समझना इजी रहेगा। क्वेश्चन आते हैं ना जब नीट में, तब आपको वहां पे बहुत बार पूछा जाता है कि ओराई एंड कौन सा और फोक एंड कौन सा। ये देखो, यहां से डीएनए खुला, ये बच्चे ओराई एंड है, यहां से खुलता चला जाएगा, ये फोक एंड्स हैं। यहां से डीएनए खुला, ये ओराई एंड है, और यहां से खुलता चला जाएगा, ये फोक एंड्स है। ठीक है जी, देख लो एक बार दोबारा। ये ओराई एंड है, ये फोक एंड है। ओराई वो होता है जहां से डीएनए खुला और फोक वो होता है जहां से वो खुलता चला जाएगा। ठीक है जी, जो प्रोसीजर इधर लगेगा वो इधर भी लगेगा। फिर ऐसे करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, एक तरफ समझ लेते हैं, दूसरी तरफ हम खुद अप्लाई कर देंगे। सो रेप्लिकेशन जब भी समझी जाती है ना तो एक तरफ समझ लेते हैं, दूसरी तरफ हम खुद अप्लाई कर लेंगे क्योंकि प्रोसीजर सेम रहेगा। समझ गए? ये बहुत बढ़िया डायग्राम है। अलाइनमेंट पे आप लोग जरूर ध्यान देना क्योंकि इससे एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट? सो अराई से खुला बाई डायरेक्शनल होगा, फोक से खुलता चला जाएगा, रेप्लिकेशन चलती चली जाएगी। गॉट इट? अच्छा जी, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी कि हेलिकेस फर्दर खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। हेलिकेस एक यहां पे और एक यहां पे लोड हो जाएगा। हेलिकेस एक यहां पे, एक यहां पे। ये नॉर्मल डायग्राम नहीं है, ध्यान से देख लेना। ये हेलिकेस एक यहां पे लोड होगा, एक हेलिकेस यहां पे लोड होगा। इनिशिएटर बाइंडिंग प्रोटीन ने खोला था, फर्दर खोलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेलिकेस की है और इस पर्पस के लिए हेलिकेस बच्चे यहां पे लोड हो गया है। इस बबल के ऊपर हेलिकेस लोड हो गया, अब ये इसको खोलता चला जाएगा और रेप्लिकेशन होती चली जाएगी। अब जब इसको आप सोचते हो ना रेप्लिकेशन को, तो एक पॉइंट आपके मन में आएगा। दो धागे बुरी तरह से कॉइल्ड थे, मैंने उनको पकड़ के खोला और खोला, खुल जाएंगे बेटे, आराम से खुल जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे फ्री फ्लो रुक जाएगा। जितना मैंने उसको खोला वो टैंगल ऊपर और नीचे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो डीएनए फर्दर नहीं खुल पाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी वो अटकने लगेगा। जब आप डीएनए को खोलते हो,
क्योंकि वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो उसको जितना खोलोगे उसके कॉइल ऊपर और नीचे जाके इकट्ठे हो जाएंगे और फिर डीएनए एक स्टेज के बाद आगे नहीं खुलेगा। समझ रहे हो? अब इसका मतलब फिर तो रेप्लिकेशन थोड़ी देर में ही बंद होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीएनए के ओपनिंग को बिल्कुल फ्री करे, आराम से ओपनिंग होता जाए। कोई है जो इन टैंगल्स को हटाएगा। अब पहले सीखो, डीएनए की दुनिया में इन टैंगल्स को हम बुलाते क्या है ना? मैंने यहां से खोला, वो टैंगल ऊपर जाके नीचे जाके इकट्ठे हो गए। डीएनए की दुनिया में इन टैंगल्स को बच्चे सुपर कॉइल्स बुलाते हैं। तो ये सुपर कॉइल पड़ गए हैं। अब डीएनए को अगर मैं और खोलूंगी तो वो खुलेगा नहीं, क्योंकि ये सुपर कॉइल उसको खुलने नहीं देंगे। इसका मतलब साथ के साथ हमें इन सुपर कॉइल्स को भी ठीक करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई प्रोसेशन आता है ना, तो पहले सड़क को अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है, ताकि वो प्रोसेशन आराम से चले। ऐसे ही रेप्लिकेशन करते करते आगे टैंगल्स आ गई हैं। अब हमें वो टैंगल्स हटाने पड़ेंगे ताकि रेप्लिकेशन आराम से प्रोसीड करे। अब उन टैंगल्स को हटाएगा कौन, और सबसे मेन चीज कैसे? ठीक है ना? कौन हटाएगा? आप उस एंजाइम को देखो, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, याद तो कर लेते हो आप टोपोआइसोमरेज, पर इसका मतलब समझो। ये डीएनए की टोपोलॉजी को चेंज करता है। टोपोलॉजी होता है जैसे साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा, राइट? तो ये डीएनए की शेप, कॉन्फ़िगरेशन उसको इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको टोपोआइसोमरेज कहते हैं। अब भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहता है मैं सुपर कॉइल हटा दूंगा और रेप्लिकेशन आराम से चलेगा। टोपोआइसोमरेज इन सुपर कॉइल्स को हटाएगा, है ना? अब आप सोचो भाई हटाएगा कैसे? ये जो टैंगल्स पड़ गए इनको कैसे हटाना है ना? सोच के देखो, दो धागे उलझ गए हैं, टैंगल्स पड़ गए हैं, मैंने हटाना है। कैसे हटाएंगे बच्चे? एक सिजर्स लेंगे और उसको कट लगाएंगे और उलझनों को खोलेंगे और जहां से मैंने कट लगाया वहां पे वापस जोड़ देंगे। दोबारा सुनो, मैंने कट लगाना है, धागे उलझे हुए थे, मैंने कट लगाया, उन उलझनों को सुलझाया, खोला और जहां से मैंने कट लगाया था वहीं पे वापस जोड़ दिया। इसको बायोलॉजी में बोलते हैं निकिंग एंड रीसीलिंग और सीलिंग। कट लगाना और फिर उलझने सुलझा के वापस जोड़ देना। बस बच्चे टोपो यही करता है, टैंगल्स पे कट लगाता है, उनको सुलझाता है और वापस से जोड़ देता है। टोपोआइसोमरेज 1 सिर्फ एक स्ट्रैंड पे कट लगाएगा और टोपोआइसोमरेज 2 दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाएगा। ये टोपोआइसोमरेज का एक्शन है, टैंगल्स खुलते जाएंगे और फ्रीली वो ओपन करता जाएगा। अब क्या देखो, बैक्टीरिया है ना, हम समझते हैं बेचारा नन्हा सा है ना? हम बड़े समझते हैं यूकैरियोट्स बहुत एडवांस्ड हैं, बिल्कुल एडवांस्ड हैं प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में, लेकिन अभी भी भगवान ने कुछ चीजें बैक्टीरिया को ही दे रखी हैं। ऐसा ही एक एंजाइम देखो गाइरेजिस, जो कि बेसिकली टोपो 2 है और एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया में मिलता है। टोपो 2 का एक टाइप जिसको हम गाइरेज बुलाते हैं, ये एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया में मिलता है। अब इसमें क्या खासियत है? हमारे पास नहीं है, बैक्टीरिया के पास है, लेकिन इसमें खासियत क्या है? इसकी खासियत सुनो, सोचो। ये ना ऐसे नहीं काम करता, भाई मैं कट लगाऊं, उलझने सुलझाऊं, है ना, और फिर वापस जोड़ दो, ऐसे नहीं काम करता। एक और भी तो तरीका है। देखो, अगर सपोज कर लो ये धागा है और ये पड़ गई उलझन, ठीक है? ये देखो एक धागा मैंने आम के अराउंड घुमाया और ये पड़ गई उलझन। अब या तो मैं कट मार के खोल दूं, है ना? एक और भी तरीका है, इसको उल्टी डायरेक्शन में अगर मैं घुमाऊंगी तब भी तो टैंगल खुल जाएगी ना। ये ऐसे था और इसको ऐसे घुमाएंगे तब भी उलझन खुल जाएगी। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बुलाते हैं इसको, उल्टी डायरेक्शन में घुमाना। और बस गाइरेज यही करना जानता है और एक्सक्लूसिवली कहां मिलता है बेटा? बैक्टीरिया में। समझ गए बेटा? तो दो एंजाइम्स का एक्शन समझ गए आप? हेलिकेस उसको खोलेगा, राइट, खोलता चला जाएगा और रास्ते में जो उलझने पड़ेंगी उसको सुलझाने का काम बच्चे कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज। चले आगे। मूवी का हीरो कौन है ना? मूवी का हीरो है ये
डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम रेप्लिकेशन के काम को करेगा कौन बच्चे? न्यूक्लियोटाइड को ऐड कौन करेगा? डीएनए की नई चेन कौन बनाएगा? ये डीएनए पॉलीमरेज 3 वो मेन एंजाइम है और एनसीईआरटी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 वो मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करवाता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुत स्पीड से काम करता है और गलती भी नहीं करता, बड़ी तेजी से काम करता है। 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ता है, बड़ी तेजी से काम करता है और गलती भी नहीं करता। यही खासियत है इसकी और इसको हम बुलाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। तो ये है बच्चे जो मेन एक्शन करेगा। अब देखो गलती तो नहीं करता बेचारा, है ना, पर कहीं हो भी सकती है गलती। फिर देखो ये कैसे एक्शन करता है। अब इसको ना समझना ताकि ये चीज आपको याद रहे एनसीईआरटी की, ठीक है? कैसे, सुनो। ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि 3 एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा। एक ऐड किया, फिर दूसरा ऐड किया, फिर तीसरा ऐड किया। मैंने बोला गलती नहीं करता, है ना। अब बाई चांस अगर गलती हो जाए, बहुत कम चांसेस हैं पर हो भी सकती है, फिर ये क्या करेगा? सोचो, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, फिर रास्ते में एक गलती हो गई, इसने रियलाइज किया अबे मैंने तो गलत बेस जोड़ दिया। फिर देखो ऐसे ऐड किया, ऐसे ऐड किया ना, फिर पीछे आएगा, उस गलती को रब करेगा, इरेज करेगा, उस रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को निकालेगा और उसकी जगह पे सही न्यूक्लियोटाइड को डाल देगा। ऐड कर रहा था, इसने रियलाइज किया कि गलत ऐड कर दिया मैंने, फिर पीछे आएगा। अगर काम करने की डायरेक्शन है 5 to 3, तो फिर पीछे आने की डायरेक्शन क्या हुई? 3 to 5, और इस पीछे आके अपनी गलती को इरेज करके सुधारना, इसको एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी कहते हैं। सो 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन काम करेगा, कोई गलती हो गई फिर वापस आएगा, उस जगह को रब करेगा, इरेज करेगा और वहां से गलत बेस निकाल के सही बेस डाल देगा। सो काम करने की डायरेक्शन 5 to 3 और गलतियां सुधारने की डायरेक्शन 3 to 5, और इस गलतियां सुधारने की डायरेक्शन को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखो कितना बढ़िया एंजाइम है ना, बड़ी स्पीड से काम करता है, गलती भी नहीं करता, बाय चांस हो जाए तो फिर उसको ठीक भी करना जानता है। एंड आई होप ये चीज अब आपको अच्छे से याद हो गई कि पॉलीमरेज एक्शन क्या होता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्शन का डायरेक्शन क्या रहता है। ये है जो रेप्लिकेशन करेगा। पर मैं एक प्रॉब्लम बता दूं, प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये 3 प्राइम एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, ये 5 प्राइम एंड पे नहीं एडिशन। मतलब आपने इसको 3 प्राइम कोना देना पड़ेगा, 3 प्राइम कार्बन देना पड़ेगा, एक हुक देनी पड़ेगी जिसके पीछे ये चेन बांधेगा, 3 प्राइम एंड देना पड़ेगा जिसके पीछे ये चेन बांधेगा। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग में एक आरएनए का छोटा सा पीस लगाना पड़ता है, उसके पीछे ये काम करता है। बस इसकी यही प्रॉब्लम है। 3 प्राइम एंड पे एडिशन कर सकता है, 5 वाले एंड पे ये एडिशंस नहीं कर सकता। ये चीज आपको याद रखनी है ताकि आगे चल के आपको रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से और भी ज्यादा समझ आए। सो ये है भैया सेम बढ़िया वाला एंजाइम जो एक्शन करता है। अब आप देखो, इसको हो गया एक्शन शुरू, इसका प्रॉब्लम भी बता दी मैंने आपको, है ना। अब प्रॉब्लम है तो दिखेगी, देखो काम शुरू कर दिया इसने रेप्लिकेशन भी स्टार्ट कर दी, लेकिन कहीं कहीं जो स्ट्रैंड बनेगा वो कंटिन्यूटी में बनेगा, वो होता है बच्चे लीडिंग स्ट्रैंड, और कहीं कहीं ये पीसेस में बनेगा। हम इन पीसेस को बुलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो कहीं कहीं स्ट्रैंड बनेगा कंटिन्यूटी में और यहां पे स्ट्रैंड बनेगा पीसेस में। साइंटिस्ट के नाम की वजह से हम इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बुलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये टूटे टूटे रहेंगे, ये बाद में जुड़ जाएंगे और जुड़ के ये लैगिंग स्ट्रैंड बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, थोड़ा पीछे रह जाएगा, तो हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। तो ये जो है ना कि हर तरफ एक्शन सेम सेम नहीं हुआ, ये इसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ। तो आप पोलैरिटी देखो, आपको खुद समझ आएगा। सो यहां पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा
बनेगा कंटिन्यूटी में। अब दूसरी जगह जो स्ट्रैंड बनेगा पीसेस में बनेगा। हम उन पीसेस को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से बुलाते हैं। हालांकि वो भी बाद में जुड़ जाएंगे और उस स्ट्रैंड को हम लेगिंग स्ट्रैंड बुलाएंगे। ठीक है, अब रेप्लिकेशन बबल को कट करते हैं तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब जो क्वेश्चन नीट में आता है ना, अब मुझे लगता है आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर, इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना बस। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, PYQ है, आंसर कर। कोई पूछे भाई जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में बन रहे हैं, टूवर्ड्स द फोक एंड के अवे फ्रॉम द फोक एंड। ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये किधर बन रहे हैं, टूवर्ड्स द फोक एंड के अवे फ्रॉम द फोक एंड। देखो ये फोक एंड है ना, तो ये उससे दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द फोक एंड। इधर भी देख लो, अवे फ्रॉम द फोक एंड, अवे फ्रॉम द फोक एंड। सो एक स्ट्रैंड बनता है कंटिन्यूटी में, दूसरा बनता है पीसेस में। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं उन पीसेस का नाम है, बाद में जुड़ के वो भी एक स्ट्रैंड बना देते हैं जिसको हम लेगिंग स्ट्रैंड बुलाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एक और पॉइंट अच्छे से समझना है तो ध्यान बना के रखना। एनसीईआरटी कहती है कि जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। कंफ्यूजन क्या रहता है भाई, डीएनए में तो मोनोफॉस्फेट होता है, तो यहां तो मोनोफॉस्फेट होना चाहिए था, ट्राइफॉस्फेट क्यों लिया। तो ट्राइफॉस्फेट बच्चे बस उसकी एक एनर्जाइज्ड फॉर्म है, ये अपनी जगह पे पहुंच जाए इसलिए हमने इसको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में लिया है। लेकिन जब ये जाके लगेगा तो मोनोफॉर्म में ही लगेगा, और जो बाकी के 2 फॉस्फेट है ना वो रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये रॉ मटेरियल है, पढ़ लो अच्छे से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, 3 फॉस्फेट वाली फॉर्म है। हालांकि जब ये लगेगी तो एक ही फॉस्फेट वहां पे रिटेन होगा, 2 निकल जाएंगे, और ये होते हैं बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक। तो हमने क्या सीखा, हेलिकेस ने डीएनए को खोला, राइट, और आई से डीएनए खुला। रेप्लिकेशन करने वाले का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। हमें उसकी प्रॉब्लम भी पता चल गई कि उसको स्टार्टिंग में एक छोटा सा आरएनए का पीस चाहिए होता है, एक 3 प्राइम कोना चाहिए होता है जिसके पीछे वो काम करता है। और अभी हमने ये सीखा भाई जब रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा तो लगना क्या है ना, बिल्डिंग बननी है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, ये है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जिसने काम करना है हमने देख लिया, पर वो किनको जोड़ेगा, वो रॉ मटेरियल कौन सा है बच्चे, ये है रॉ मटेरियल जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। अब इसको ना यहां लाके जोड़ना है, समझ रहे हो, इस रॉ मटेरियल को यहां लाके हमने जोड़ना है। देखो जुड़ गया, वो रॉ मटेरियल यहां आके बच्चे जुड़ गया, रॉ मटेरियल यहां आके जुड़ गया। ये मैंने पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा दिया है और वो रॉ मटेरियल यहां 3 प्राइम कोने पे आके जुड़ गया। गॉट इट। अब मैंने आपसे बोला था कि वो जो ट्राइफॉस्फेट है वो एनर्जाइज्ड फॉर्म है, वो यहां तक पहुंच जाए, रॉ मटेरियल यहां आ जाए, पहुंच जाए, इसके लिए वो ट्राइफॉर्म थी। लेकिन जैसे ही वो यहां आके लगेगा आप देखोगे सिर्फ एक फॉस्फेट रिटेन किया जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ 3 फॉस्फेट है, अल्फा बीटा गामा, 3 फॉस्फेट है ना। लेकिन जब वो लगेगा तो सिर्फ अल्फा फॉस्फेट यहां पे अटैच होगा और ये दोनों फॉस्फेट जो हैं ये रिमूव कर दिए जाएंगे। ये दोनों फॉस्फेट बच्चे जो रिमूव कर दिए जाएंगे वो ऐसे निकलेंगे, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट फॉर्म। और ये जो स्क्विगल साइन है ये हाई एनर्जी बॉन्ड का सिंबल होता है। रिपीट करती हूं मैं, अल्फा वाला जुड़ जाएगा, एक ही चाहिए था ना हमें, और 2 जो फॉस्फेट है ना वो निकल जाएंगे। सो 1 फॉस्फेट विल बी रिटेन्ड एंड 2 फॉस्फेट दे विल बी रिमूव्ड, दे विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट, एंड ये है हाई एनर्जी बॉन्ड। अब इसका क्या करना है, ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड है इसका क्या, तो सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना बस। काम तो हो गया है ना, अपेरेंटली लग रहा है काम हो गया, जाके लग गया बेटे, पर ये अभी भी प्रोसेस ना रिवर्ट कर सकता है।
ये लग तो गया पर ये अभी भी डिटैच हो सकता है एनर्जी की कमी की वजह से। ये लग गया है, मैंने लगा दिया है, पर एनर्जी की कमी है तो ये यहां से डिटैच हो सकता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। भाई हम तो चाहते हैं भी पक्का ही लग जाए, डिटैच ना हो, फिर आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस से इरिवर्सिबल हो जाएगा, पक्का लग जाएगा। अब वो एनर्जी जो हमें यहां पे देनी पड़ेगी वो यहां से आएगी। इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, गॉट इट। और इसमें से जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी और ये पायरोफॉस्फेट दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाएगा। आगे बात समझ में? वहां एनर्जी की थोड़ी कमी थी, समझ रहे हैं, वहां एनर्जी चाहिए थी, हम चाहते थे वो प्रोसेस ना रिवर्ट ना कर जाए, तो वो एनर्जी की कमी थी, वो दे दी हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हमने इसको तोड़ दिया। जो एनर्जी यहां से निकलेगी वो इसको पक्का करने के काम में आ जाएगी। तो यही तो लिखा है एनसीईआरटी में कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो डुअल पर्पस सर्व करते हैं। जो बिल्डिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो डुअल पर्पस सर्व करते हैं, वो खुद को ऑफर करते हैं एज रॉ मटेरियल और साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। ऐसे बेटे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके लग गया, समझ रहे हो, लग गया। डीएनए की स्पेशलिटी जानते हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होती है। सो थायामीन के सामने एडेनिन, अगर साइटोसिन होता तो गुआनिन वाला आ जाता है ना। तो पहला न्यूक्लियोटाइड बच्चे लग गया, अब एक और आके लगेगा, एक और आके लगेगा और एक और आके लगेगा, बस ऐसे ही रेप्लिकेशन प्रोसीड करता जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू।